Hello students, so welcome to the discussion of JEE Main Test 64 uploaded on NTA Abhyas app today. Alright, so overall मेरे analysis के हिसाब से ये पेपर जो है it is a bit more calculative as compared to the last two papers जो upload हुए थे. So that's why I've marked the overall level of this paper as medium plus. So but still the paper is not very tough because it has more number of easier questions here. बट जो रिलेटिवली टफ या जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है. सो एनीथिंग अबव 60 विल बी अ गुड स्कोर एंड 80 प्लस विल बी अ वेरी गुड स्कोर फॉर दिस पेपर. सो moving to the discussion, the first question, it says particle moves in a circle with uniform speed when it goes from point B to A diametrically opposite momentum. All right, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिचुएशन है. अपन ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. यहाँ पे लेट्स से वी मार्क पॉइंट ए, इस जगह वी आर मार्किंग पॉइंट बी. ए पे अगर उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल अपन बनाए तो दिस इज लेट्स से वी स्पीड इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे वी स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. नाउ दिस पी ए वेक्टर माइनस पी बी वेक्टर हमें करना है. तो ए पर दो वेलोसिटी जो मोमेंटम वेक्टर होगा दैट विल बी एम वी जे कैप, माइनस बी पे जो मोमेंटम वेक्टर होगा दैट इज माइनस एम वी जे कैप. तो अकॉर्डिंगली आपका ये जो मोमेंटम चेंज आ रहा है दिस इज 2 एम वी जे कैप और क्वेश्चन में वो वैल्यू हमें 2 जे कैप गिवन है. तो यहां से आपका एम वी का वैल्यू 1 आ जाता है. दिस इज वन रिजल्ट. नाउ लेट्स से फोर्स का जब मुझे डिफरेंस लिखना है दिस एफ ए वेक्टर माइनस एफ बी वेक्टर. तो ए पे जो फोर्स होगा दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो फोर्स जो होगा दैट इज माइनस एम वी स्क्वायर आई कैप. बी पे जो फोर्स होगा दैट इज प्लस आई कैप डायरेक्शन में है तो इट इज प्लस एम वी स्क्वायर आई कैप. ये जो वैल्यू आएगी दिस इज माइनस 2 एम वी स्क्वायर आई कैप. अब यहां हमें 8 आई कैप दे रखा है, रादर इट शुड बी माइनस 8 आई कैप, बट क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन चलें तो ये 2 एम वी स्क्वायर बाय आर जो है उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी. अब इसमें फर्दर अपन देखें तो दिस इज एम वी मल्टीप्लाइड बाय वी बाय आर की वैल्यू 4 है, जिसमें से एम वी हम 1 निकाल चुके हैं. तो ये वी बाय आर मतलब ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4 रेडियंस पर सेकेंड. तो अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कैलकुलेशन भी थोड़ा ठीक कराया. तो यहां से ओमेगा 4 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर. राइट, तो अब इस सिचुएशन में सर्किट हमें बता रखा है और करंट का जजमेंट लेना है. तो ऐसे नेटवर्क्स में व्हेन वी आर नॉट एबल टू डायरेक्टली जज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑलवेज एडवाइज टू रीड्रॉ द नेटवर्क. तो हम जब इस नेटवर्क को रीड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ए मार्क किया, इस जगह पे मैंने लेट्स से बी मार्क कर दिया, यहाँ पे वी हैव पॉइंट सी एंड इधर डी. अब ए एंड डी के बीच में वी हैव 4 ओम. तो ये ए और डी के बीच में मैंने 4 ओम कनेक्ट किया. देन ए और सी के बीच में वी हैव 2 ओम. तो ए एंड सी के बीच में ये 2 ओम कनेक्ट कर रहे हैं. सी एंड बी, ये सी और बी के बीच में 4 ओम आ रहा है, तो यहां सी और बी के बीच में अपने 4 ओम लगा दिया. एंड बी और डी के बीच में 8 ओम है, तो यहां पे ये बी और डी के बीच में 8 ओम भी लगाया. एंड फिर फर्दर लास्ट सी और डी के बीच में 4 ओम है, तो ये सी और डी के बीच में अपने 4 ओम लगा दिया. अच्छा, बैटरी जो है वो ए और बी के अक्रॉस आ रही है, तो ये यहां पर आपका बैटरी कनेक्शन आ जाएगा. तो ये एक नेटवर्क हमें गिवन है. और जब इसमें अब अपन फर्दर डायग्राम जब एनालाइज कर रहे हैं तो दिस 2/4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दिस 4/8. तो दिस इज अ केस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आपका ये जो 4 ओम होगा ये हट जाएगा. 4 ओम अगर हट गया, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, तो ऊपर जो 2 एंड 4 है वो सीरीज में है, तो दिस इज 6. फिर ये 4 एंड 8 जो है ये सीरीज में, दिस इज 12 एंड दे आर इन फर्दर पैरेलल. तो 6 एंड 12 पैरेलल में है, तो दिस इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. दैट रिजल्ट कम्स आउट एज 4 ओम. तो R इक्विवेलेंट 4 ओम आ गया. तो करंट वैल्यू जो आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स E बाय R. E की वैल्यू हमें 20 गिवन है, R इज 4, तो दिस कम्स आउट एज 5 एम्पियर व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन ए. तो स्ट्रेट अवे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिचुएशन था, बट ये क्लिक होना चाहिए कि डायग्राम रीड्रॉ करके सॉल्व होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. A copper disc of radius 0.1 meter is rotated about its center with omega revolution per second में दे रखा है. In uniform magnetic field और EMF across the radius, right? तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को याद ही होता है. That is B omega R square by 2. This is the value of EMF जो इंड्यूस होता है. तो B omega R square by 2 में we have B का वैल्यू है 0.1, ओमेगा का वैल्यू इज 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो 20 इंटू 2 पाई हो जाएगा,
रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, देन रेडियस इज 0.1 का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको फर्दर अपन कैलकुलेट करें तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, दिस 0.1 मेक्स इट 2, सो दिस इज 2 पाई, दिस इज 2 पाई इंटू 0.01। अच्छा, ये जो वैल्यू ये तो वोल्ट्स में आ रही है, ये जो फर्दर वैल्यू बनेगा ये आपका 20 पाई मिली वोल्ट आ रहा है, राइट। तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था कि बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 अप्लाई किया है, वैल्यूज प्लेस की है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Right, now in this question you have a parallel plate capacitor, spherical capacitor, cylindrical capacitor given है। Each capacitor is charged and then removed from the same battery। तो जैसी बैटरी रिमूवल देखा, that means Q is constant, right। तो Q जो है वो तीनों केस में constant हो जाएगा, तो कॉमन कंडीशन होगी। Now parallel plate के लिए we have this as epsilon naught A by D, ठीक है। Q constant है। It says the separation between the plates is reduced। तो सेपरेशन अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो D डिक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंगली C इंक्रीज होगा, एंड Q इक्वल्स टू CV के हिसाब से, सिंस Q कांस्टेंट है तो C एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो V विल डिक्रीज, ठीक है। देन फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर वी हैव C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB upon B minus A। This is the capacitance of the spherical capacitor। It says the radius of the outer sphere is increased। अब इसको मैनिपुलेट करने के लिए वी हैव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, बी को डिनोमिनेटर में भेजे तो वी हैव 1 माइनस ए बाय बी। अब यहां पे अगर मैं इट सेज द रेडियस इज इंक्रीज्ड आउटर, तो बी को अगर इंक्रीज कर रहा हूं, तो बी को इंक्रीज करूंगा तो ये वाला टर्म जो है ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ओवरऑल डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो अकॉर्डिंगली सी डिक्रीज हो जाएगा। अब C का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, अगेन Q इक्वल्स टू CV के हिसाब से वी कैन सी दैट V जो होगा दैट विल इंक्रीज। फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात आ रही है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में वी हैव 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B बाय A, ठीक है। अब यहां पर इट सेज द रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड। अब B को अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो Q इक्वल्स टू CV के हिसाब से V इंक्रीज हो रहा है। तो एज पर दीज ऑप्शंस, पहले पैरेलल प्लेट में V डिक्रीज होगा और बाकी दोनों में इंक्रीज होंगे। वो अगर ऑप्शंस अपन रीड करें तो वो ऑप्शन सी में हमें गिवन है कि चार्ज कांस्टेंट है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस फर्स्ट वाले में और बाकी दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था कि अपन को सिर्फ कैपेसिटेंस के 3 फॉर्मूलाज रिकॉल करने थे और उसका ओवरऑल वेरिएबल हैंडलिंग जो है वो अपन को ऑब्जर्व करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, डिस्प्लेसमेंट x वर्सेस t स्क्वायर हमें गिवन है, एक्सेलरेशन, राइट। जब x वर्सेस t स्क्वायर गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ दिस लाइन अपन देखें tan थीटा दैट इज 2/1, तो स्लोप 2 आ रहा है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा एज पर दिस y इक्वल्स टू mx, इसका स्लोप, इसका इक्वेशन जो होगा दैट इज x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, एंड दिस कैन बी इक्वेटेड टू हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ at स्क्वायर से अपन इक्वेट किया, तो यहां से आपका टी स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है बिकॉज कंपेयर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू आपकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कि आपने जस्ट इक्वेशन लिखी x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर और इसको डेल्टा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हाफ at स्क्वायर से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 4 आ रही है। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, रेडियस r का ऑर्बिट है, राइट। तो ऐसे केस में पहले तो टोटल एनर्जी निकालने है उस ऑर्बिट की, तो वी नो दैट टोटल एनर्जी इज माइनस GMM बाय 2r। इस माइनस GMM बाय 2r को मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस GMM अपॉन 2r, इसको r स्क्वायर से, रेडियस ऑफ अर्थ r स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से GM बाय कैपिटल R स्क्वायर तो बन जाएगा स्मॉल g, फिर उसके बाद स्मॉल m इंटू r स्क्वायर अपॉन 2r ये बचेगा। नाउ बाइंडिंग एनर्जी जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस टोटल एनर्जी, तो इसी का नेगेटिव अपन देखें तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी है। तो जस्ट टोटल एनर्जी हमने निकाल ली और बाइंडिंग एनर्जी टोटल का नेगेटिव होता है, उस कॉन्सेप्ट से इसको मैनेज किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट सेज इन अ मोटर द इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट इज गिवन और आउटपुट भी दे रखा है, द हीट डेवलप्ड इज, राइट। तो अब अपन P इनपुट इसमें देखें तो P इनपुट तो ये आपको 500 वॉट दे रखा है और P आउटपुट अगर निकालें तो 0.54 हॉर्स पावर है, तो उसको मैंने पहले वॉट में कन्वर्ट किया तो 746 से मल्टीप्लाई किया,
तो दैट कम्स आउट एज 402 राइट 0.84 वॉट। तो 402.84 वॉट आपका ये आउटपुट पावर आ गया। तो जो डिफरेंस ऑफ पावर है वही हीट में जा रहा है, जितना भी मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, द क्वेश्चन सेज वही सब हीट में जा रहा है। तो हीट में कितना पावर जा रहा है, तो दैट डिफरेंस इट इज 97.16 वॉट, इन दोनों का डिफरेंस। अब ये एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट एनर्जी जो होगा दैट इज दैट पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो दिस इज 97.16 इंटू टाइम जो है दैट इज 1 आवर, 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स, तो दैट मच जूल्स इज योर रिजल्ट, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी, खैर ये तो जूल्स में आएगी, और हमारा जो ऑप्शन है वो कैलोरीज में चल रहा है। तो कैलोरीज के लिए ऑफ कोर्स अपन जो ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे इसको फर्दर 4.2 4.186 से अपन डिवाइड करें, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 8.6 इंटू 10⁴ कैलोरी बैठेगा। तो ये अगेन एक बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है, अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली आपको लगाना होगा, वरना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तो एस्केप नहीं कर पाओगे। सो कंसेप्चुअली इजी है बट कैलकुलेशन डिमांडिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। n moles of an ideal diatomic gas दे रखी है is enclosed in a cylinder at temperature T, on supplying heat its temperature n moles gets dissociated। तो ये जो है ये एक रूटीन प्रोफाइल है जो थर्मोडायनामिक्स में डेफिनेटली आप लोग सॉल्व करते हो। तो इनिशियली अपन देखें तो इनिशियली वी आर गिवन दैट n जो मोल्स थे वो डायटोमिक थे, और फाइनली अगर सिनारियो देखें तो फाइनली स्मॉल n मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट हुए। अगर वो डिसोसिएट होंगे तो मोनो एटॉमिक गैस बनाएंगे जिसमें 2n मोल्स बनेंगे। तो 2n तो मोनो एटॉमिक के हो जाएंगे बाद में, और कैपिटल N में से n मोल्स चले गए थे, तो ये आपके मोल्स डायटोमिक के बचेंगे। अब सिंस द सिलेंडर इज क्लोज्ड, सिलेंडर क्लोज्ड है तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो है तो Q का वैल्यू एज पर फर्स्ट लॉ डेल्टा U से मिलेगा। तो हमें डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैं सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी देखूं, वी नो दैट इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इट इज NCVT। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N थे, डायटोमिक गैस थी, तो CV का वैल्यू 5R/2, टेम्परेचर T था, और ये बोला कि टेम्परेचर थ्रू आउट T ही कांस्टेंट मेंटेन किया। अब जब फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो फाइनली 2n मोल्स तो मोनोएटॉमिक के हैं, तो पहले ये मैंने लिखा मोल्स n, CV की जगह आएगा मोनोएटॉमिक 3R/2, टेम्परेचर T मेंटेन किया हुआ है, प्लस फिर मोल्स जो हैं n-n मोल्स हैं डायटोमिक के, इसका CV इज 5R/2 एंड दैट इनटू टेम्परेचर T। अब डेल्टा U हमें निकालना है, तो डेल्टा U में आपका ये 5R/2 इंटू T ये वाला फैक्टर तो हट रहा है, तो जो डिफरेंट फैक्टर आया है बेसिकली वो डिफरेंस ही हमें देखना था। तो डिफरेंट वाला फैक्टर जो आया है इट इज 3NRT माइनस 5NRT/2। तो अकॉर्डिंगली दिस इज NRT/2, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वही आपका Q का वैल्यू होगा, तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में इट सेज अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 2 kg रेडियस दे रखा है, स्पोक्स मास लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, एंगुलर स्पीड दे रखी है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको रोटेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रखा है, द रेजिस्टर डज नॉट रोटेट, इट्स वन एंड इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द हिंज। तो काफी सारी डिटेल्स दे रखी है, एंड हमें F फाइंड आउट करना है कि ये F यहां कितना लगाएं ताकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी चलती रहे। तो अगेन कॉन्सेप्ट यहां पर वही है जो EMF इंड्यूस होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट EMF जैसा हमने देखा था अभी आज ही इस टेस्ट के क्वेश्चन में, B⍵R²/2। तो B की वैल्यू वी आर गिवन इट इज 10, ओमेगा का वैल्यू 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, तो 1 रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। R स्क्वायर की जगह वी हैव रेडियस एज 1/2, तो ये वैल्यू जो बचेगी दिस इज 10 पाई वोल्ट्स, ये इंड्यूस EMF आ गया। अब सिंस रेजिस्टेंस भी गिवन है तो करंट जो होगा दैट विल बी E/R, E इज 10 पाई, रेजिस्टेंस वी आर गिवन पाई, तो ये आपका 10 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे केस में वी नो दैट कि इस रॉड को अगर अपन ने प्लेस किया है, इस रॉड को अपन ने फर्दर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, तो जो फोर्स इस पे लगेगा दैट फोर्स विल बी BIL,
ठीक है, बी आई एल अपन देखें तो बी इज 10, करंट का वैल्यू इज 10 एंड लेंथ वी आर गिवन इट इज 1। तो ये जो फोर्स आ रहा है दिस इज 100 न्यूटन। बट ये जो फोर्स होगा ये इस रॉड पे, आप डायग्राम में देखें, इस रॉड पे यहां लगेगा, सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे ऑब्वियसली। तो रॉड पे सेंटर ऑफ मास पे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लग रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स यहां पे इस पे सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है और नीचे की तरफ एफ लग रहा है। अब एंगुलर स्पीड अगर कांस्टेंट है, ओमेगा इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा जो होगा वो जीरो होगा, और अल्फा जीरो होगा इसका मतलब नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का जो टॉर्क होगा दैट इज एफ बी इंटू एल बाई टू, और जो फोर्स ये एफ हमें लगाना पड़ेगा इसका जो टॉर्क होगा दैट विल बी एफ इंटू एल। तो जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा दैट कम्स आउट एज एफ बी बाई टू, तो दैट एफ बी बाई टू इट इज 15 न्यूटन। तो दैट इज योर आंसर। तो इसमें पहले ईएमएफ निकाला, फिर करंट, फिर फोर्स इक्वल्स बी आई एल से फोर्स कैलकुलेट किया, एंड सिंस टॉर्क जीरो करना था, कांस्टेंट लीनियर स्पीड नहीं है, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, तो मैंने सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग किया बिकॉज अल्फा जीरो होना चाहिए, और टॉर्क बैलेंसिंग से आपका जो एफ अप्लाई करना होगा वो 50 आ रहा है। सो द गुड क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है इसमें। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें x गिवन है, y गिवन है, स्पीड निकालना है। तो वी नो दैट vx जो होता है दैट इज dx by dt। तो दिस dx by dt will give you 3 alpha t square। Similarly vy जो होगा दैट इज dy by dt, तो इज 3 beta t square। एंड वी नो दैट ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट करूंगा, उससे मुझे स्पीड मिलेगी। तो ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो 3t स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में अंदर सॉरी अंडर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर रूट बच रहा है विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था कि आपने vx vy निकाला और वहां से स्पीड कैलकुलेट हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पर्सन होल्डिंग अ बैग स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रीली फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन। यह हमें एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है, और इस इंक्लाइन प्लेन में एक पर्सन जो है, मान लो ये अगर अपन पर्सन बना रहे हैं, तो पर्सन यहां से स्लाइड करता हुआ इस जगह पे आ गया, और उसका जो बैग है वो मान लो यहां से ड्रॉप होता हुआ इस जगह पे आया। ठीक है, द फाइनल स्पीड्स, राइट। तो यहां बॉटम पे जब पहुंच रहे हैं तो ये अपन देख सकते हैं द हाइट डिसेंडेड बाय द मैन इज सेम एज द हाइट डिसेंडेड बाय द बैग। तो दोनों सेम हाइट डिसेंड कर रहे हैं, दोनों के लिए अपन ऐसा लिखेंगे द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोनों के लिए v का वैल्यू जो आएगा दैट इज √2gh, मास से इंडिपेंडेंट है और दोनों सेम हाइट डिसेंड किए हैं, हाइट सेम डिसेंड किया ना, तो एनर्जी लॉस, पोटेंशियल एनर्जी लॉस दोनों का इस तरह से निकलेगा mgh, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, m कैंसिल हो जाएगा और दोनों का v सेम आएगा √2gh। तो डायरेक्टली अपन देख सकते हैं कि सिंस दोनों सेम हाइट डिसेंड कर रहे हैं तो √2gh के हिसाब से दोनों सेम स्पीड भी अक्वायर करेंगे। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट सेज न्यूक्लियस ऑफ मास 20 u emits a gamma photon of 6 mega electron volt if the emission assumed to occur when the nucleus is free and at rest, then the nucleus will have kinetic energy, right। तो अब इसमें सिचुएशन ये है कि ये हमें अगर न्यूक्लियस गिवन है और यहां से अगर एक फोटोन रिलीज हुआ, तो ये जो न्यूक्लियस है वी नो दैट ये न्यूक्लियस पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा, जस्ट लाइक फायरिंग ऑफ अ बुलेट, ये न्यूक्लियस पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। अब सिंस ये न्यूक्लियस पहले रेस्ट पे था, फ्री था, एक्सटर्नल एजेंसीज एब्सेंट है, तो अपन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा, फोटोन की एनर्जी दे रखी है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपन जानते हैं इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे थे, फाइनल मोमेंटम में फोटोन का मोमेंटम तो हो जाएगा E/c माइनस, है ना, फोटोन का तो ये E/c हो गया, और रिकॉइल वाले का, उस न्यूक्लियस के मोमेंटम को अपन लिख देते हैं √2m k, बिकॉज मुझे उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है रिकॉइल वाले का। तो यहां से E का वैल्यू तो हो गया आपका 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c, एंड दैट इज इक्वल्स टू √2m k। इसको अपन देखें, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो दिस k इज इक्वल्स टू दिस 36 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एंड 2m।
अब ये अगेन कैलकुलेशन डिमांडिंग है, आपको U का वैल्यू प्लेस करना है, C स्क्वायर का वैल्यू प्लेस करना है, मास कन्वर्ट करना है, तो वो डेटा हमें प्लेस करना होगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया है ना, और यहाँ पे डेटा सब्स्टिट्यूशन से आप थोड़ा डिमांडिंग कैलकुलेशन होगा, बट यू कैन अराइव एट दिस ऑप्शन बी। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। It says the system shown in the adjacent figure is in equilibrium. तो initially equilibrium में दे रखा है the mass of the container with the liquid is m, the density is given, block का volume दे रखा है। If the container is now displaced by a distance x naught, और हमें कुछ time period of SHM पता करना है। तो अगर अपन कंटेनर को इनिशियली ऑब्जर्व करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस कंटेनर पे अगर अपन फोर्सेस देखें तो लेट्स से जो स्प्रिंग है वो कुछ डेल्टा एक्स अमाउंट से, ये वाली जो स्प्रिंग है ये कुछ डेल्टा एक्स अमाउंट से कंप्रेस्ड है। देखिए ये जो स्प्रिंग है ये कंटेनर को डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है, तो नीचे वाला स्प्रिंग मान लीजिए अगर डेल्टा एक्स से कंप्रेस्ड है इनिशियली, तो ऐसे केस में इस कंटेनर पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट विल बी के डेल्टा एक्स। फिर इस कंटेनर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है दैट इज mg। अब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को जो वाटर होगा वो बॉइंट फोर्स अप्लाई करेगा अपवर्ड्स एंड दैट विल बी रो एफ वीजी, रो वीजी, और वही बॉइंट फोर्स का रिएक्शन इस पानी पे लगेगा, मतलब कंटेनर पे लगेगा, तो दैट विल बी रो वीजी डाउनवर्ड्स। तो ये एक स्पेशल पॉइंट बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें ब्लॉक पे बॉइंट फोर्स अपवर्ड लग रहा है रो वीजी, तो उस ब्लॉक की बॉइंट फोर्स का रिएक्शन कंटेनर पे आएगा, मतलब पानी पे आएगा डाउनवर्ड। तो इनिशियली तो ये इक्विलिब्रियम में था, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इट इज mg प्लस रो vg and that is equals to k delta x. That was the equation under equilibrium condition. अब ये कह रहा है कि इस कंटेनर को मान लीजिए कुछ डिस्टेंस x नॉट से, लेट्स अज्यूम x से इसको नीचे धकेला एंड इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग। मान लीजिए ये एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेट करते ही बॉइंट फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज माइनस रो एफ वी जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला बदल जाता है। जैसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम की सिचुएशन आती है, आपका बॉइंट फोर्स जो पहले रो वी जी था इट बिकम्स रो वी जी इफेक्टिव, रो वी जी माइनस ए। तो अब ऐसे केस में अगर मैं वापस से कंटेनर का ही इक्वेशन लिखूं, जैसे ये तो न्यू वैल्यू ऑफ बॉइंट फोर्स है जो ब्लॉक पे लगेगी, है ना, नया वैल्यू ऑफ बॉइंट फोर्स जो ब्लॉक पे लगेगा। अच्छा, इसी का रिएक्शन कंटेनर पे आएगा डाउनवर्ड्स, ब्लॉक पे बॉयंसी अपवर्ड, कंटेनर पे रिएक्शन डाउनवर्ड्स। तो अब जो इक्वेशन इसकी बनेगी कि ये x अमाउंट से डिस्प्लेस्ड है, तो नीचे वाला स्प्रिंग x अमाउंट से और कंप्रेस हो रखा है, तो अब जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी mg माइनस के x प्लस एक्स डैश, स्प्रिंग का कंप्रेशन और बढ़ गया, प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटेनर पे एक और फोर्स है दिस बॉयंसी का रिएक्शन, तो रो v g माइनस a, दिस इज द नेट फोर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब इसमें अगर मैं अपना जो कंडीशन था इक्विलिब्रियम वाला वो अगर मैं यूज करता हूं तो mg प्लस रो vg जो है वो k डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन एक्सपैंड करें तो इफेक्टिवली आई एम लेफ्ट विद m प्लस रो v टाइम्स a एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन देखें तो दिस इज माइनस के अपॉन m प्लस रो v टाइम्स x, एंड इसको कंपेयर कर लें विद a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो वहां से ओमेगा आ गया। अब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, so it is 2 pi into under root of m plus rho v upon k, which is given in this option, right? Time period of SHM of the container will be 2 pi and this one. तो अब इस सिचुएशन में अपन बस ये पॉइंट मेनली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये m प्लस रो वी बाय के इससे मैच किया, तो कंटेनर पे फोर्सेस देखनी थी, ब्लॉक के एसएचएम की बात नहीं हो रही थी, कंटेनर के एसएचएम की बात हो रही है, तो उस हिसाब से हमने कंटेनर पे फोर्सेस ऑब्जर्व किया और उसकी इक्वेशन लिखी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइट ऑफ इंटेंसिटी 16 मिली वॉट, अब ये इंटेंसिटी का यूनिट थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, पावर का दे दिया उन्होंने, एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन, राइट? तो वी नो दैट अब इस केस में सेज वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से दिस इज E माइनस फाइव, तो E जो है दैट इज 10, फाइव का वैल्यू आपका ये 5 है, तो मैक्सिमम तो आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, फिर इसमें ये नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दैट इज द पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन,
पावर को अपन लिख सकते हैं इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो इंटेंसिटी हमें दे रखा है 16, वो यूनिट थोड़ा गड़बड़ है, इंटू 10⁻³ एरिया जो होगा दैट इज 10⁻⁴, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन वी आर गिवन इट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको अपन फर्दर सॉल्व करें तो ये आपका 10 10 कैंसिल हुआ, दिस इज 10⁻⁷, तो दिस कम्स आउट एज 10⁻12, राइट। तो 10⁻12 आ रहा है। नाउ सिंस द एफिशिएंसी इज 10%, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आएंगे वो इसका 10% हो जाएंगे, विच इज 10⁻11। तो हमारे आंसर्स विल बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 10⁻11 विच इज गिवन इन दिस ऑप्शन ए। तो इजी क्वेश्चन है, स्मार्टली कैलकुलेशन करें तो क्वेश्चन वाज इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू अ सरफेस इट्स रेडियस डबल्स। अब ये एक रूटीन क्वेश्चन है जो आप पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे। अब यहां पर अगर मैं वो दो लेवल्स बना लूं, लेट्स से ये लेवल जो है दिस इज 1 बॉटम ऑफ द लेक एंड दिस इज 2 जहां प्रेशर P0 है, और इस जगह पे जो प्रेशर होगा, मान लो इसका डेप्थ अगर मैं h लेता हूं, तो यहां जो प्रेशर हमें लिखना होता है वो होता है P0 प्लस रो जी एच, आर रूटीन सिचुएशन। नाउ इट सेज जब बबल राइज करके ऊपर गया तो उसका रेडियस डबल हो गया। अब रेडियस डबल हो गया, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो सेकंड वाली जगह पे जो वॉल्यूम होगा, अब रेडियस डबल हुआ है तो सेकंड वाली जगह पे वॉल्यूम जो होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से। तो V2 इज 8 टाइम्स V1। Now it says assume temperature remains constant। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV बराबर कांस्टेंट होगा। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स हुआ है तो प्रेशर जो होगा वो 1/8 तो हो जाना चाहिए। तो P2 इक्वल्स टू P1 बाय 8 हो गया। तो अपन P1 लिखें, P1 कितना है P0 प्लस रो जी एच, एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स P2। P2 कितना है, इट इज P0। फर्दर सॉल्व करें तो ये आ रहा है रो जी एच इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स P0। नाउ इट सेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द कॉलम ऑफ वाटर हाइट h। तो h हाइट कॉलम के बराबर है ये, तो रो जी एच इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स P0 को लिखेंगे रो जी कैपिटल H, ये रो एंड जी कैंसिल हुआ और h की वैल्यू आपकी 7h आ रही है। तो बेसिक फ्लूइड्स एंड आपका बेसिक बॉयल्स लॉ के हिसाब से आपका ये हाइट सॉल्व हो रहा है। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट अच्छा कॉन्सेप्ट रिकॉल कराने का तरीका रहेगा इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। A beam of diameter d is incident on the glass hemisphere. Radius of the curvature of the hemisphere is given, and the diameter of the beam at the base of the hemisphere will be। अब इसमें अपन देखें तो ये जो रेज हैं वो यहां से ऐसे कुछ ट्रैक पे जाने वाली है ना, यहां आगे जाके मिलेंगी, और इधर हमें ये डायमीटर कैलकुलेट करना है। इस जगह पे डायमीटर d था बीम का, और यहां पे डायमीटर क्या है वो निकालना है। तो पहले तो अपन अपना वही रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अप्लाई करें, तो n2 बाय वी माइनस n1 बाय यू इक्वल्स n2 माइनस n1 बाय r के हिसाब से if we solve this, n2 is given as 3/2 by v minus this 1 upon u is infinity, so this is 3/2 minus 1 upon r। तो यहां से अपन फर्दर इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, तो दिस वैल्यू इवेल्युएशन गिव्स यू v एज आई गेस 3r, राइट। तो अब ये 3r आ गया, मतलब इमेज जो बन रही है, कन्वर्जेंस जहां पे हो रहा है, ये डिस्टेंस आपका पूरा 3r है। इसमें से हेमिस्फीयर का डिस्टेंस में माइनस कर दूं तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये r हो जाएगा। इस जगह ये डायमीटर d है, यहां पे डायमीटर d डैश मार्क कर देता हूं, एंड सिंपली सिमिलर ट्राइंगल्स के हिसाब से चलें तो सिमिलर ट्राइंगल्स के हिसाब से ये d अपॉन बड़ा डिस्टेंस 3r, एंड दैट इज इक्वल टू छोटा डायमीटर d डैश अपॉन छोटा डिस्टेंस 2r। तो इसको जब मैनेज कर रहे हो तो आपका d डैश का वैल्यू जो आ रहा है दिस इज 2d/3, दिस इज द न्यू डायमीटर d डैश। तो भले ही छोटा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया, बट थॉट प्रोसेस बहुत बेटर है कि आपने पहले रिफ्रैक्शन अप्लाई किया और फिर आप सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्रू सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। वो कई बार क्लिक नहीं होता है कि सिमिलर ट्राइंगल से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। If the height of a TV tower is increased by 21%, the transmission range। तो देखिए ट्रांसमिशन रेंज जो होता है, you know that this range is 2RH। तो this range it is directly proportional to root h। अब हाइट जो है, दिस हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 21%, तो नया हाइट हो जाएगा 1.21 टाइम्स h।
इस 1.21 के फैक्टर को अगर अपन यहां पे रखें तो रेंज की नई वैल्यू जो आएगी वो 1.1 टाइम्स पुरानी वैल्यू होगी, एंड 1.1 टाइम्स का मतलब हुआ 10% उसकी रेंज बढ़ गई। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिकल एस्पेक्ट ही था, केवल रेंज का फॉर्मूला रिकॉल करना था और मैथमेटिकल पॉइंट देखना है। राइट, नेक्स्ट में स्टील रॉड इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, ब्रास रिंग का दे रखा है। इन ऑर्डर टू दैट द रिंग जस्ट स्लाइड्स ऑन टू द स्टील रॉड, कॉमन टेम्परेचर ऑफ द टू शुड बी। अब ऐसे केस में वी नो दैट ऐसे रिंग शुड जस्ट स्लाइड, ये तभी होगा जब दोनों कॉमन डायमीटर पे अचीव करें। तो द डायमीटर ऑफ स्टील should ultimately become equal to the diameter of that ring. Rod और ring का diameter finally equal होना चाहिए। तो we know that this diameter d dash will be equals to d naught times 1 plus alpha delta t। तो 1 plus alpha है 11 into 10 power minus 6, delta t अपन अभी चलने देते हैं, and that is equals to ring। तो d naught is 3.992 into 1 plus alpha delta t, तो it is 19 into 10 to the power minus 6 times delta t। इसको हमें अब रीअरेंज करना है, इसको सॉल्व करने के हिसाब से अपन को रीअरेंज करना है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो इसमें बैठेगा आफ्टर दैट कैलकुलेशन, जैसे इसमें अपन सॉल्व करें तो आपका डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो 250 आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर 250 है तो फाइनल टेम्परेचर जो आना है दैट इज 280 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैलकुलेशन अगेन डिमांडिंग है थोड़ा इस क्वेश्चन में, पर अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली इट इज इजी। दोनों का डायमीटर फाइनली इक्वेट करना है, डेल्टा टी निकालना है, वहां से टीएफ की वैल्यू आपकी 280 आ रही है। So it's an average question, but calculation is demanding. Next पे चलते हैं। If C, R, L and I denote the capacity, resistance, inductance, current, the quantities having the same dimension, right? अब ये जो आर सी लिखा है इसका डिमेंशन जो है वो टाइम का ही होता है, अपन आरसी सर्किट में पढ़ते हैं। दिस इज टाइम कांस्टेंट। एल बाय आर ये भी टाइम कांस्टेंट है, तो इसका भी टाइम का ही डायमेंशन होता है। अब ये अंडर रूट एल सी हमने देखा है ओमेगा में, जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है एलसी सर्किट्स में, दैट ओमेगा इज 1 बाय रूट एल सी। तो ओमेगा का जो डायमेंशन है, वी नो दैट ओमेगा का जो डायमेंशन होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा, तो उसका जो रेसिप्रोकल करोगे उस रूट एल सी का जो डायमेंशन आएगा वो टाइम का आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल मतलब टाइम का डायमेंशन आ जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो भी टाइम का है। अच्छा, जो एल आई स्क्वायर है, ये एल आई स्क्वायर आप रिकॉल करें तो आपने हाफ एल आई स्क्वायर में देखा है जब एनर्जी की बात करते हो, तो एल आई स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो तो एनर्जी का है। तो 1, 2 और 3 तीन केसेस में जो डायमेंशन है वो टाइम से रिजेंबल करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, 20th question it says a polarizer analyzer set is adjusted such that the intensity of the light coming out of the analyzer is just 36% of the original intensity. It does not absorb any light, then okay. Right, अब ऐसे केस में अब यहाँ मेरा अंदाजा ये है कि इसमें इनिशियल लाइट जो है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है वो नहीं बताया। तो मान लो अगर मैं देखता हूं कि थीटा एंगल से वो इंक्लाइंड है, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो फैक्टर होता है वो इंटेंसिटी जो बाहर आ रही है वो ओरिजिनल का 36% है, 0.36 आई नॉट है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी 36/100 विच इज 9/25। तो आपका कॉस थीटा जो है दिस इज 3/5, सो थीटा का वैल्यू इट इज 53 डिग्री। ठीक है, थीटा इज 53 डिग्री। तो अब इट सेज कि इंटेंसिटी को 0 बना देने के लिए इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा। तो 53 डिग्री तो ये ऑलरेडी है, तो इसको 37 से अगर अपन और घुमा देंगे तो वो एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएगी इंसिडेंट लाइट के, और इंटेंसिटी फिर 0 मिलेगी ऐसे केस में। तो 53 को 90 बनाने के लिए हमें 37 से इसको और घुमाना पड़ेगा, तो दैट 37 विल बी आंसर। बट स्टिल एक सिचुएशन यहां अनक्लियर है कि इनिशियल लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है वो नहीं बताया, तो दैट शुड बी मेड क्लियर। बट स्टिल 37 डिग्री अपना आंसर यहां से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, हाइड्रोजन एटम आर ऑलराइट। तो एक्सेलरेशन जो होता है ऐसे केसेस में सेंट्रीपिटल ही होता है, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो v²/r, v में प्रोपोर्शनलिटी आपकी होती है z/n, तो z/n का स्क्वायर, और r की प्रोपोर्शनलिटी होती है n² टाइम्स r0। तो ये आपका ओवरऑल प्रोपोर्शनलिटी जो आ रहा है AC का, दैट इज कमिंग आउट एज z³ / n⁴। अब दोनों ग्राउंड स्टेट में है तो n तो 1 हो गया, तो आपका AC1/AC2 जो आएगा दैट विल बी Z1³ / Z2³।
तो Z1 तो हो गया आपका हीलियम, तो 2 का क्यूब 8, और ये हाइड्रोजन, तो ये 8:1, आपका आंसर 8 आ रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि AC का आपने एक्सप्रेशन निकाला, प्रोपोर्शनैलिटी निकाला और उसके हिसाब से आंसर आया है। राइट, नेक्स्ट में अब ये अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा डिमांडिंग है इसमें। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 100 मीटर हाई, साइमल्टेनियसली बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम। ये बुलेट जो है वो बॉटम से फायर कर रहे हैं, यू आपको 100 दे रखा है। द बुलेट इज एम्बेडेड इन इट, हाउ हाई विल इट राइज अबव द टावर। राइट, अब यहां थोड़ा केयरफुल चलना है। वी नो दैट ब्लॉक को ड्रॉप करने के बाद और बुलेट को फायर करने के बाद दोनों फ्री फॉल में है, तो दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी जी डाउनवर्ड्स। अब दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, मान लो ब्लॉक को मैं 1 बना देता हूं और बुलेट को अगर 2 मार्क करता हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जो आएगा दैट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जब कोलिजन हो जाएगा इसमें, है ना, जब कोलिजन हो गया तो दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आएगा दैट विल बी 100 मीटर, दोनों ने मिलकर 100 मीटर कवर किया। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखें तो एक को तो ड्रॉप किया है 0 स्पीड और दूसरे को 100 से फायर किया है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 100 है। So that time taken is the relative displacement upon relative velocity, because acceleration 0 है तो constant velocity होगी relative में, तो time taken जो आएगा that will be 1 second। अब इस 1 second में ब्लॉक कितना ट्रैवल कर चुका होगा, तो that delta y will be ut plus half a t square, half a and t square, तो that comes out as 5 meters। तो जब ब्लॉक यहां से 5 meters हाइट पे था, इस जगह से ये डिस्टेंस जो है दिस इज 5 meters, तो जब ब्लॉक 5 मीटर्स गिर चुका था तब कोलिजन हुआ। अच्छा, उस कोलिजन के टाइम पे दोनों की वेलोसिटी चाहिए, बिकॉज मैं कोलिजन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने वाला हूं। तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी u प्लस ए टी, तो a इज 10 एंड टाइम इज 1, तो ब्लॉक की वेलोसिटी 10 डाउनवर्ड्स है, और बुलेट की वेलोसिटी इज u प्लस ए टी, तो u प्लस एक्सेलरेशन इज माइनस g, बिकॉज डाउनवर्ड्स है बुलेट के लिए एक्सेलरेशन, तो ये वैल्यू आपकी 90 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स है। अब अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, पी आई इक्वल्स टू पी एफ लगाएं, तो इनिशियल मोमेंटम तो अगर दोनों का अलग अलग मेंशन करें तो बुलेट का मास आप देखो ये 10 ग्राम दे रखा है, तो m इंटू वी बुलेट का दे रखा है 90 माइनस, बिकॉज ये दूसरा वाला ये जो ब्लॉक है ना ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इन दोनों का मोमेंटम ऑपोजिट होगा। तो इनिशियल मोमेंटम में ब्लॉक का मास ये आ गया और ब्लॉक की वेलोसिटी 10 आ गई, डाउनवर्ड्स है इसलिए माइनस किया है, और फाइनली दोनों एम्बेड होके एक साथ ऊपर जाएंगे। फाइनली दोनों एम्बेड होके एक साथ ऊपर जाएंगे तो टोटल मास 20 बन जाएगा, ग्राम्स है तो दोनों तरफ यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे अपने आप वो, एंड दैट इनटू द कॉमन वेलोसिटी। तो ये जो v की वैल्यू आ रही है दिस वैल्यू विल बी 40, राइट। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड इनका कॉमन वेलोसिटी आया। अब 40 मीटर पर सेकेंड कॉमन वेलोसिटी आया तो वी नो दैट वर्टिकल फ्री फॉल में मैक्सिमम हाइट जो होता है दैट इज u स्क्वायर बाय 2g, तो 40 स्क्वायर अपॉन 2g कर रहा हूं तो दिस कम्स आउट एज 80 मीटर्स। 80 मीटर्स ये जाएगा कोलिजन वाली जगह से, यहां से 80 मीटर्स ऊपर जाके आएगा, तो बिल्डिंग के टॉप से कितना हाइट तक जाएगा, तो दैट विल बी 75 मीटर्स, है ना। 5 मीटर ऑलरेडी वो ट्रैवल कर चुका था, तो बिल्डिंग के टॉप से 75 मीटर्स हाइट पे वो जाना है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो काफी कुछ अप्लाई करवा लिया इस क्वेश्चन ने हमसे रिलेटिव मोशन भी अप्लाई हो गया, आपकी वेलोसिटीज निकाली, मोमेंटम कंजर्वेशन आया, फिर वर्टिकल हाइट आए, फिर वो 5 माइनस भी किया, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस रहते हैं, तो अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 1 kg is tied to a light inextensible string of length 10/3 is whirled in a circular path of radius L. Ratio of maximum to minimum tension is 4. All right. अब ऐसे केस में अगर मैं ये मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन वाले पॉइंट्स मार्क कर दूं, यहां मिनिमम होती है A और यहां मैक्सिमम होती है B, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट ये है और यहां से मूव करता हुआ इधर पहुंच गया, तो अपन दोनों जगह पे सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखें। तो जैसे आप देखिए इफेक्टिवली अगर अपन A पर देखें तो A पर उसकी इक्वेशन सेंट्रीपिटल की होती है mg प्लस टी ए, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर, और B पे उसकी इक्वेशन होती है दिस टी बी माइनस एम जी सेंट्रीपिटल, एंड दैट इज इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, वी नो दैट A पे जो टेंशन होगी दैट विल बी मिनिमम और B पे जो टेंशन होगी वो मैक्सिमम होगी, तो हमें मैक्सिमम अपॉन मिनिमम टेंशन मतलब टी बी अपॉन टी ए का वैल्यू 4 दिया है, तो टी बी बाय टी ए का वैल्यू देखो क्या आएगा, इज एम वी बी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी अपॉन
m va square by l minus mg and that value is 4. इसमें m पूरा कैंसिल हो गया है ना, एलसीएम l ले लें तो l भी कैंसिल हो जाएगा और इफेक्टिवली जो आपका इक्वेशन बच रहा है दिस इज सीम्स एज 4va स्क्वायर माइनस vb स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 5gl। ये इक्वेशन, ये रिजल्ट बच रहा है। अच्छा, अब a से b के बीच में अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो vb स्क्वायर की वैल्यू वी कैन राइट इट एज va स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस 2gh कितना है 12, तो दिस कम्स आउट एज va स्क्वायर प्लस 4gl। ये वैल्यू आ रही है। इस vb स्क्वायर को अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसके हिसाब से आपका va स्क्वायर जो आएगा, ये कैलकुलेशन अपन देखें तो ये va स्क्वायर आ रहा है आपका 3gl आ रहा है, राइट। तो 3 इंटू जी इज 10, लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 10/3, तो 3 कैंसिल हो गया, va स्क्वायर इज 100, तो आपका va जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट मुझे ए पे निकालना था, तो मैंने स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट निकाली है, वो 10 आ रहा है। तो सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्सेस वगैरह, एनर्जी कंजर्वेशन का दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है बट अगेन सॉल्वेबल है और कैलकुलेशन स्मार्टली करनी होगी। अगेन जैसा मैंने कहा पूरे पेपर में ये कैलकुलेशन टेम्पटिंग है कि आप कैलकुलेशन में जितना स्मार्ट हो पेपर को उतना अच्छे से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। A transverse wave propagating along the x-axis is represented by, then speed निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्पीड जो होता है we know that v is equals to omega by k, तो omega is the coefficient of t and k is the coefficient of x, तो 0.5 pi कैंसिल हो गया, तो this comes out as 8 meters per second। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, just v equals to omega by k अप्लाई किया है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट होता है एज माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स कर रहा हूं तो दिस इज 2x माइनस 3, और इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो करोगे, फोर्स जीरो करोगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी, 1.5 आएगी, और हमें 10x की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो 10 टाइम्स हो जाएगा तो 15 आ गया। तो ओवरऑल अगेन जैसा मैंने कहा नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस वर मोर एज कंपेयर टू द प्रीवियस पेपर्स। इजी क्वेश्चंस ज्यादा थे बट जो थोड़े डिफिकल्ट या एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलेशन डिमांडिंग थी, इसलिए ओवरऑल पेपर थोड़ा टीडियस हो जाता है, बट स्टिल वी विल जस्ट रेट इट टुवर्ड्स मीडियम प्लस, नॉट डिफिकल्ट। तो we'll come back with the solution of test 65 tomorrow. Till then, you keep working hard, you stay motivated, and remember you can and you will. Thank you.